आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला करके पूछता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया है, 50-50 कर दिया है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। और साइंस में तो हम लोगों को फ़ायदा है, साइंस में क्या है कि उसमें 20 नंबर का स्कूल में प्रैक्टिकल भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आज फोकस कर रहे हैं। आप लोग जितने विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न जो है परीक्षा में निश्चित ही आने वाला है, ठीक है। आप लोग गौर से, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप जितना देर देखेंगे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, दूसरा है वाट, सी नंबर में एम्पियर या डी नंबर में वोल्ट। तो विभवांतर जो है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। हम लोग डी नंबर में टिक मारेंगे, ठीक है। कितना नंबर हो गया? डी नंबर। तो आप जान गए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक ऑप्शन है वोल्ट, ओम, जूल या कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक जूल होता है, तो जूल में हम लोग टिक मारेंगे, ठीक है। इसको लिखते भी जाइएगा। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है, अच्छा चालक कौन है? लकड़ी या प्लास्टिक या कार्बन या चांदी? तो हम लोग जानते हैं लकड़ी भी जो है ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक भी कुचालक है, कार्बन भी कुचालक है। कार्बन का एक अपर रूप है जो ग्रेफाइट है, वो सुचालक है, ठीक है। और चांदी जो है, चांदी अच्छा चालक है, तो चांदी में टिक मार देते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? पहला है वाट, दूसरा है वाट घंटा, तीसरा है यूनिट, चौथा है कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है, ठीक है। क्या होता है? यूनिट होता है, समझे। विभवांतर मापने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? आमीटर या वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक वाट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं इसका एम्पियर होगा, इसमें टिक मार देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी 7वां नंबर का प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो हम लोगों के घर में शुष्क सेल होता है या बैटरी होता है, तो उसमें से हम लोगों को किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ध्यान से देखिए। एक है दिश धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, सी नंबर है दोनों, यानी ए और बी, दिष्ट या प्रत्यावर्ती दोनों, ठीक है। डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है अंदर वाला, वो किस धातु का बना होता है? पहला है लोहा, दूसरा टंगस्टन, तीसरा तांबा, चौथा है सोना। तो लोहा तो होगा नहीं, तांबा भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, इसका टंगस्टन होगा। टंगस्टन बी नंबर में सही मारना है, ठीक है। अगला है हीटर का तार किस धातु का बना होता है? हीटर जिससे हम लोग खाना वाना बनाते हैं, उसका जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है? पहला है टंगस्टन, दूसरा है तांबा, तीसरा है पीतल और डी नंबर में है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल या ओम या एम्पियर या वाट? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर या वोल्ट या ओम या वाट? तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है कि बहुत छोटा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत छोटा होता है। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर आपको 12वां नंबर के बाद 13वां नंबर का फिर प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। 13वां नंबर का प्रश्न हम फिर आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है उष्मीय,
दूसरा है चुंबकीय या रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा के किस सिद्धांत के बदलाव में यहाँ पर प्रभाव भी लिखा जा सकता है। ये भी लिखा जा सकता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आराम से इसमें टिक मार देना है, किसमें, ऊष्मीय प्रभाव में। किसमें, ऊष्मीय प्रभाव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 नंबर में है बल, बी नंबर में शक्ति, सी नंबर में ऊर्जा, डी नंबर में है दाब। ठीक है, ऐसा सब भी बहुत बेवकूफ़ सब रहता है, वो दाब में मार के आ जाएगा, शक्ति में मार के आ जाएगा, लेकिन कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। एम्पियर या फ्लेमिंग या फेराडे या न्यूटन। ठीक है, लोग समझ जाता है कि फिजिक्स है ना, सब काम न्यूटन ने किया होगा, लेकिन नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने किया था। ठीक है, माइकल फेराडे नाम था इनका। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। सबसे पहला है जनित्र, दूसरा है एमीटर, तीसरा है मोटर, चौथा है आमीटर। ठीक है, तो जनित्र जिसको हम लोग जेनरेटर कहते हैं गांव घर में, तो उसी विद्युत धारा उसी से उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है। आग लग गया, ठीक है, बहुत सारी परेशानी है, वो किसके कारण होती है घरों में। तो फ्यूज तार के कारण या शॉर्ट सर्किट होने के कारण या उच्च धारा प्रवाह के कारण या इनमें से कोई नहीं। शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में ज़्यादा दुर्घटना देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक। सबसे पहला इस्पात के बनते हैं या चांदी के या पीतल के या नर्म लोहे के। तो किसके बनते हैं, नर्म लोहे के। इसमें आप टिक मारिए। तो आप देख लीजिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, फेराडे। इसके बाद देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के नहीं, चांदी के नहीं, पीतल के नहीं, नर्म लोहे के। हाँ, तो नर्म लोहे के में टिक मार दिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला बता रहे हैं। नंबर का सवाल पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला 19वां नंबर, 18 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 19 नंबर का देखिए, ध्यान से देखिए। 19 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वेबर या टेस्ला या फेराडे या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारा विद्यार्थी क्या करेगा, आराम से आँख बंद करके फेराडे में मार देगा। ठीक है, क्योंकि उसको दिमाग में ये लगेगा कि माइकल फेराडे ने चुंबक का खोज किया था, इसीलिए जो है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक फेराडे मार दो। लेकिन ऐसा नहीं है, वेबर भी नहीं होगा, फेराडे भी नहीं होगा, टेस्ला होगा। ठीक है, टेस्ला में हम लोग टिक मारेंगे। टेस्ला, जिसको शॉर्ट में हम लोग टी लिख सकते हैं। ठीक है, और अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। अब अस्थाई चुंबक देखते हैं किससे बनाए जाते हैं, तांबे के या नर्म लोहे के या इस्पात के या पीतल के। तो इसमें जो है हम लोग अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं किसमें, तो तांबे के या नर्म लोहे के या इस्पात के या पीतल के। तो आपको आराम से इस्पात में मार देना है। किस में मार देना, इस्पात हो गया। ठीक है, अगला है खिलौना में। खिलौना जो होता है बच्चा सबका, ठीक है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। ठीक है, सूखा सेल या डेनियल सेल या सौर सेल या इनमें से कोई नहीं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, कहता है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल या डेनियल सेल या सौर सेल या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें सूखा सेल होता है। ठीक है, अगला देखिए, सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है ना। सभी जंतु, जितना भी जंतु है, ठीक है, मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, जितना भी जीव है, सबों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, ग्रह, चंद्रमा या सूर्य या कोयला। तो इसका जो है ध्यान से देखिए, सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, ग्रह या चंद्रमा या सूर्य या कोयला। तो क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सौर सेल में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है सौर सेल में। ठीक है, प्लास्टिक या यूरेनियम या सिलिकॉन या चांदी। ठीक है, प्लास्टिक, यूरेनियम, सिलिकॉन या
चांदी, तो क्या होगा, सिलिकॉन होगा इसका आंसर। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या बायोगैस। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, कोयला या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या बायोगैस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो है ये 24 नंबर हुआ। अब 25 नंबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल इसको हम क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस हो गया था यहाँ 24वां नंबर में। देखिए आप लोग, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो हम बोल दिए थे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नहीं होगा, कोयला होगा। ठीक है, कोयला में आप लोग मार दीजिए टिक। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, कोयला। ठीक है, चलिए इसको हम क्लीन कर रहे हैं। अब अगला 25वां नंबर दे रहे हैं। ठीक है, कोयला होना चाहिए था, हम दूसरा मार दिए। हम लोग 24 क्वेश्चन को पार कर चुके थे। अब 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। सबसे पहला 25वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो CO2 या CH4 या H2 या H2S। आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, सोचना है, समझना है और इसके बाद तब उसका जवाब लिखना है। ठीक है, हड़बड़ा सरबड़ा करके किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देंगे। ठीक है, नहीं तो खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। समय बहुत ज़्यादा समय रहता है परीक्षा में। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय रहता है। विद्यार्थी सब अगर सोच समझ कर जवाब देंगे तो गलती नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, CO2, CH4 या H2 या H2S। तो आप लोग इसका CH4 में टिक मारेंगे। क्या होगा आंसर, CH4। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तापक या ईंधन या इंजन या इनमें से कोई नहीं। जो दहन कर, जो जल कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। आसान है। ठीक है, क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो अनवीकरणीय है। ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पवन ऊर्जा या जैव गैस या लकड़ी या यूरेनियम। ठीक है, तो इसका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यूरेनियम हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूरेनियम। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में हम लोग देखे हैं, आया है। तो देखिए, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, हवाओं का देश कहा जाता है। ऑप्शन है जर्मनी या भारत या डेनमार्क या चीन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, जर्मनी होगा या भारत होगा या डेनमार्क होगा या चीन होगा। ठीक है, कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। क्या होगा, डेनमार्क। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, O2 या NH3 या CO2 या N2। ठीक है, ये गैस है, ऑक्सीजन है ना, O2, NH3 या CO2 या N2, तो CO2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। यहाँ नीचे में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो CNG, LPG या कोयला या लकड़ी। तो किसका उपयोग आप लोग ठीक ठीक जान ही गए होंगे कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो CNG हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोगों को आज हम 30 क्वेश्चन बताए, 30 क्वेश्चन का एक एपिसोड लेकर आए थे। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद आपको अगर ये याद नहीं होता है, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार देखिए वीडियोज़ को। इसके बाद अपने आप आपको याद हो जाना है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो विद्यार्थी हतोत्साहित हैं, निराश हैं कि हम कैसे परीक्षा देंगे, पास करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी आपके पास वक्त है, 12-14 दिन का समय है। आप आराम से मेरा वीडियो को देखिए, इसको सीखिए, समझिए। दिन भर आप क्लास में रहते हैं या कोचिंग में रहते हैं या घर में रहते हैं,
प्रैक्टिस करते हैं, जो भी करते हैं कीजिए। अगर रात में भी आपको टाइम मिलता है तो मेरे वीडियो को देखिए।